आठवां वेतन आयोग खुशखबरी, मोदी सरकार कब से लागू करेगी आठवां वेतन आयोग, बढ़कर कितनी हो जाएगी सैलरी। सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग लागू करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया। इसके आधार पर अभी न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये बना हुआ है। अब फिटमेंट फैक्टर वाला नियम फिर से लागू करने की उम्मीद की जा रही है। क्या होगा इसका असर, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज़ भारत। साथियों, आज बात करने वाले हैं संपूर्ण इस वीडियो के अंदर आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चाएं हैं। दो न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दावा किया है कि आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। बात करेंगे फिटमेंट फैक्ट को लेकर क्या बढ़ोतरी हुई है 2016 में जब हमारा सातवें वेतन आयोग लागू किया गया, उसकी कमेटियों के बारे में बात करेंगे और 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि अभी ये अनुमान या अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो है 2026 के लिए कमेटी गठित की जा रही है, यानी कि आपके जो है आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। संपूर्ण चर्चा उसी पर होने वाली है। जो लोग पहली बार या जो मेरे भाई पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देने वाली जरूर साबित होगी। बात करते हैं आठवें वेतन आयोग के बारे में। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या फिर पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही है। पिछले 1 साल से की जा रही लगातार मांगों को देखते हुए कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से भी इस बारे में बात की है। हालांकि अभी इसको लेकर ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस पर उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को बनकर तैयार हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। मौजूदा सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग का गठन बेहद जरूरी हो जाता है। सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके फिटमेंट फैक्ट को बढ़ाकर 3.68 का यूज करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का ही फैसला किया। फिटमेंट फैक्टर एक तरह कैलकुलेशन का तरीका है। सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग के सबसे कम वेतन यानी कि 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई। सबसे ज़्यादा वेतन 2,50,000 रुपये की हो गया और सबसे ज़्यादा पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई। आठवें वेतन आयोग में क्या है उम्मीद, मान सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यह बढ़कर तकरीबन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। साथियों, इसके कुछ अहम पहलुओं के बारे में बात करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसका यूज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह एक ऐसा नंबर है जिससे कर्मचारी का मूल वेतन इसे गुणा करने का बढ़ाया जाता है। इसी तरह उनकी कुल सैलरी भी तभी होती है या उससे ही तय होती है। साथियों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसा दावा किया गया जिससे कि हमारे आठवें वेतन आयोग को बदलने के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जिससे कि हम ये मान सकें या जान सकें कि अब जो है हमारे लिए कुछ न कुछ बेनिफिट वाला साबित हो सकता है, अगर आपने मेरी बातों पर गौर किया हो। आठवें वेतन आयोग नया फिटमेंट फैक्ट के आधार पर न्यूनतम वेतन और पेंशन क्या हो सकती है, जानिए सब कुछ एक ही भाग के अंदर। आठवें वेतन आयोग समाचार के तहत बात करते हैं तो आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन का क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में लगातार उठते रहते हो। सातवें वेतन आयोग के तहत बात करते हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार समय पर आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी और 1 जनवरी 2026 तक इसकी सिफारिशों को लागू कर देगी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पेंशन लाभ में संशोधन किया गया। यदि हम पिछले रुझानों को देखें तो केंद्र के हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई
और उम्मीद है कि 2026 में 8वें वेतन आयोग के अस्तित्व में आने के लिए यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। लेकिन यह भी अटकलें हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसका कार्यकाल 10 साल का होगा और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। आप मेरी बातों को गौर से सुनना। 2016 में जब 7वें वेतन आयोग लागू किया गया तो उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया जिससे हम ये मान सके कि हमारा जो 8वें वेतन आयोग है वो 2026 में लागू हो पाएगा, नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि उसका एक पीरियड, जो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं कि 10 साल में समाप्त हो जाएगा, तो उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया कि अब ये मान सकें कि 2025 के 31 दिसंबर में ये समाप्त हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन पिछले एक साल में कर्मचारी यूनियनों की ओर से कई ज्ञापन मिले, बावजूद सरकार के अब तक वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बनाई गई। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी इंटरव्यू में अगले वेतन आयोग के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसको लेकर अभी कोई चर्चाएं या अभी इसमें काफ़ी समय बाकी बचा हुआ है। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में बदलाव के समय कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन सरकार ने इसको बदलकर केवल और केवल 2.57% ही निर्धारित किया। फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख गुणनांक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। मैं आपको ये सभी बातें क्यों दोहरा रहा हूँ, ताकि आप ये जान सके कि किस प्रकार से हमारे जो वेतन आयोग में संशोधन किया जाता है या कितना हमने मांग की थी और सरकार हमें कितना दे पा रही है। फिटमेंट फैक्टर संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया प्रति माह हो गया, जो कि पिछले कमीशन से 2.57 गुना वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई। इसमें भी कुछ अटकलें बनी हुई हैं। सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखा गया। अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई। केंद्रीय सिविल सेवा की पेंशन नीति पर पूछे गए जाने वाले सवालों में से एक में कहा गया कि पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। पुराने पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के तत्वों को छोड़कर, आप ये बात याद रखना, और यह सरकार में उच्च वेतन यानी 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 50% से अधिक नहीं होगी, जो 1/1/2016 से प्रभावी होगी। इसके बाद मीडिया में अटकलें उठने लगी कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्ट के आधार पर केंद्र कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसमें अंततः फिटमेंट फैक्ट को 2.57 पर सेट किया गया। कुछ रिपोर्टों के आधार पर 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 में फिटमेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना मानी जाती है। चलिए साथियों, चलते हैं एक दिलचस्प मोड़ की तरफ। बात करते हैं 1.92 फिटमेंट फैक्ट के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों का न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन क्या होगी। मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसमें 1.92 के % फिटमेंट फैक्ट के साथ संशोधन 34,560 रुपये किया जा सकता है। इस तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। साथियों, एक हालिया एक रिपोर्ट की बात करता है जो इकोनॉमिक्स टाइम में शायद आपने पढ़ा होगा या उस खबर के बारे में सुना जरूर होगा। ये जो खबर थी 16 जुलाई 2024 को प्रकाशित की गई। उसमें उस समय जो समय था वो बजट का समय था। उसमें जो वादा या दावा किया गया या क्या मुद्दे रहे उसके बारे में बात करने वाला। उन्होंने लिखा कि बजट 2024 के करीब आने के साथ ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के तुरंत गठन का एक और प्रस्ताव मिल गया है। कई कर्मचारी समितियों ने बार बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया है। भारत के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक हालिया पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारी और श्रमिक परिषद के महासचिव एस.बी. यादव ने 8वें वेतन आयोग के गठन व पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की, कर्मचारी और पेंशनरों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के भत्ते को और राहत जारी करने की मांग की। यह निर्णय जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी द्वारा की गई इस प्रकार की मांगों के बाद आया, जिन्होंने पहले 8वें वेतन आयोग की आवश्यकताओं पर बल दिया। उसके बाद केंद्र वेतन आयोग का गठन और आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा के लिए संशोधन की सिफारिशों के लिए किया जाता है।
ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी चर को ध्यान में रखती हैं। सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया। इन्होंने 19 नवंबर वर्ष 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2016 को लागू हो पाई। इस पैटर्न के अनुसार अगला वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हाल ही केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सिंधिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर कहती रही, क्योंकि यह बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक है, इसलिए चुनाव के बाद मध्य वर्ग के लिए राज्य को हितों पर ध्यान देना जरूरी है या तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकते हैं। इसे तुरंत लागू करने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी वित्त पर भी दबाव पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि जबकि सरकारी कर्मचारी वास्तव में उम्मीद करते हैं और यूनियनें 8वें वेतन आयोग की जोरदार वकालत करते रहे हैं, जनवरी 2026 में उम्मीद है कि आगामी बजट में औपचारिक घोषणा थोड़ी असंभव लगती है। अतीत में भी घोषणा और कार्य के बीच आमतौर पर देश की आर्थिक सेहत और सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीएस को खत्म किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की जाए। कर्मचारी और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डी एरियर को भी जारी किया जाना चाहिए। वर्तमान में 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष के बाद के कम्युटेशन हिसाब को बहाल किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति 5% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए और मृत कर्मचारियों के सभी बच्चे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही सभी वर्गों के सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए तथा सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। जेसीएम तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघ महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। लंबित संघ महासंघों को मान्यता प्रदान की जाए। डाक ग्रेड सी यूनियन एनएफसी इसरो की मान्यता रद्द के आदेश वापस लिए जाए। सेवा संघ महासंघों की नियम 15C1 लागू करना बंद किया जाए। आश्रमिक संविदा मजदूरों और जेडीएम कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वतः निकायों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिया जाए। साथियों, आपको 8वें वेतन आयोग पर जो अपडेट था वो कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो सके। और जितने भी मेरे भाई मेरी आवाज़ को, यानी कि मैं जो आपको बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, 3 न्यूज़ आर्टिकल और तीनों के तीनों 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। तीनों के तीनों न्यूज़ आर्टिकल 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। अब जो भी चर्चाओं वाला विषय होगा वो लगातार उठता रहेगा जब तक ये हमारा 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना या हमारे 7वें वेतन आयोग के दौरान जो हमारा कमी रह गई वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो है 8वें वेतन आयोग में लागू कर पाएगी। और हमारा जो 18 महीने डीए एरियर के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार मैंने वो मुद्दे सारे के सारे उठाने का प्रयास किया है जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो। अब मेरे चैनल पर, या आप ही का चैनल है, आप चैनल पर विजिट करें, एक बार देखें कि आपके लिए कौन सी बेनिफिट वाली वीडियो हो सकती है। सभी में मैंने ऐसी बातें एज ए टॉपिक बताने का प्रयास किया है जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कुछ सीख मिल सके। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।